हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विश्वजीत छतवानी है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूं और अभी गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे हूं। इन दिनों में हम स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हैं और ये हमारा 28वां वीडियो है। हमेशा की तरह आज भी अपन 10 इंपॉर्टेंट MCQ कवर करेंगे। चलिए सर शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने जो आ रहा है वो ये रहा। फर्स्ट है, डैश डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। प्रबंध लेखांकन का एक उद्देश्य नहीं है। तो यहाँ कुछ उद्देश्य दे रखे हैं। आप बताइए इसमें कौन सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग से संबंधित नहीं है। फर्स्ट, एफर्ट टू अचीव गोल ऑफ प्लानिंग। हम इसमें नियोजन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। हम इसमें पर यूनिट कॉस्ट का पता करने की कोशिश करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव होता है। स्क्रीनिंग ऑफ इन्फर्ड अपॉर्चुनिटीज एंड हर्डल्स। हम अवसरों और बाधाओं की गहन जांच करते हैं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का ये उद्देश्य होता है। डेवलपमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड डिटर्मिनेशन ऑफ बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्प जो हो सकते हैं उनका विकास करना और उसमें से श्रेष्ठ विकल्प का चयन करना। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, सोचिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को सोचिए और ये सोचिए कि कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। इसका ये भी मतलब होता है कि इसके 3 ऑब्जेक्टिव तो हैं, इन 4 में से 3 ऑब्जेक्टिव तो है, तो कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो एक बहुत क्लियर कट आपको बी दिखाई देगा। बी कैसे दिखाई दिया, देखिए बी में क्या लिखा रखा है, पर यूनिट कॉस्ट पता करना। देखिए पर यूनिट कॉस्ट पता करना ये आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, ठीक है। आपका जो कॉस्ट अकाउंटिंग होता है उससे आपको पता चल सकता है यूनिट कॉस्टिंग वाले चैप्टर से। उसके लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग की जरूरत नहीं है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या आता है मैं आपको बताऊं, बजटरी कंट्रोल, जहां अपन बजट सेट करते हैं, जहां अपन प्लानिंग वगैरह के स्टेज पे होते हैं। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जहां पे अपन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, BEP वाला चैप्टर, जहां पे अपन डिसीजन लेते हैं कि हमें, इसीलिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग को डिसीजन अकाउंटिंग भी कहते हैं। तो आप देखिए अभी मैं इसके आंसर में आपको एक डेफिनेशन बताता हूँ ठीक है। पहले तो ये बात समझ लीजिए कि कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना कहीं से भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पर्पस नहीं है। अब एक डेफिनेशन दिया हुआ है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टेक्निक्स। तो एक तो क्या करते हैं हम इसमें उचित तकनीकों का उपयोग करते हैं, है ना। बहुत सारी टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं, जिसमें मैंने अभी 3 नाम लिए, बजटरी कंट्रोल, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग। एंड कॉन्सेप्ट इन प्रोसेसिंग हिस्टोरिकल एंड प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल डेटा। हम उसमें प्रोसेस क्या करते हैं, एक तो जो डेटा हो चुका है हम उसको प्रोसेस करते हैं, और एक हम प्रोजेक्शन लगाते हैं, भविष्य का एक अनुमान लगाते हैं, ठीक है। और ऐसा हम क्यों करते हैं, टू असिस्ट मैनेजमेंट इन एस्टैब्लिशिंग प्लान फॉर रीजनेबल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग से मदद सबसे ज्यादा किसको मिलती है, ऑब्वियस ही बात है मैनेजमेंट को मिलती है। वो प्लान बना पाते हैं, अपना डिसीजन ले पाते हैं इन टेक्निक्स की वजह से, ठीक है। और वो मैनेजमेंट डिसीजन क्यों लेना चाहता है, ताकि जो संस्था के गोल हैं उन्हें अचीव किया जा सके। चलिए तो होप मैं थोड़ा बहुत बता पाया आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल, विपुल, ऋत्विक were partners sharing profits in the ratio of 5:3. Akhil retired from the firm. On the date of retirement, goodwill of the firm was valued at ₹5 lakh. Amount that will be debited to the capital account of Vipul and Ritvik. ठीक है आराम से हमने क्वेश्चन देख लिया। 3 पार्टनर हैं, आपको आता है तो स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, और हमेशा ऐसा कीजिए। अगर मैं तो यही कहूँ, आप तो क्वेश्चन आया स्क्रीन पॉज की, खुद ही सॉल्व करो नहीं समझ आता तो फिर मैं जो बता रहा हूँ थोड़ा बहुत सुन लिया करो। अब 3 पार्टनर हैं, इसमें अखिल चला गया। अखिल यानी जो पहला वाला बंदा है वो चला गया। और दूसरी बात क्या है कि इन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन 5 लाख पे किया। तुम अच्छे से देख लिया करो कि ये क्या बोल रहे हैं, कि गुडविल बुक्स में है या नहीं, या ये बोल रहे हैं कि गुडविल का वैल्यूएशन किया। इनकी कहानी से समझ में आता है कि पहले की कोई गुडविल बुक्स में नहीं है, उन्होंने रिटायरमेंट के समय गुडविल वैल्यूएशन किया है और वो 5 लाख रुपए आया है। तब क्या होता है कि जो 5 लाख रुपए आया है ना, उसमें से जो हम जा रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में अखिल जा रहे हैं, तो अखिल का शेयर है 5/10, तो हम उसका कैलकुलेट करेंगे हिस्सा 2.5 लाख रुपए। तो हम अखिल को तो क्रेडिट करेंगे, जैसे अब यहाँ समझना, इनका रेशो था 5:3:2, 5:3:2, है ना। इसमें से ये वाला बंदा चला गया, तो ये जो पीछे रेशो होता है ना, इसे हम न्यू रेशो भी मानते हैं और इसे हम गेन रेशो भी मानते हैं। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन होता है तो आप पुराने को हटा दीजिए, और हटाने के बाद जो दिखता है वो न्यू रेशो है एज वेल एज गेन रेशो है। तो हमें ये क्या करना है, जो जा रहा है उसके अकाउंट में तो क्रेडिट करना है, और जो रह गए हैं, जैसे विपुल रह गया है और ऋत्विक रह गया है, उन्हें हमें DR करना है।
और डीआर करने का हमारा रेशियो क्या होता है, गेन रेशियो, जो कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में क्या है 3:2। तो जब आप 2.5 लाख को बांटोगे तो पहले के हिस्से में 1.5 लाख रुपए आएगा, दूसरे के हिस्से में 1 लाख रुपए आएगा। तो आपका ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें ये दोनों 1.5 लाख और 1 लाख से डेबिट हो। तो आप देखिए सेकंड नंबर पे विपुल आता है। कई बार क्या होता है सीक्वेंस आगे पीछे कर देते हैं, आप एग्जाम में इतना लाइटली मत लिया करो। जैसे कोई बच्चा क्या करे, नाम ना पड़े वो सीधा, आप देखो 1.5 लाख मत बोलो, 1.5 लाख आना चाहिए विपुल के सामने और 1 लाख आना चाहिए ऋत्विक के सामने। और ये मुझे बी ऑप्शन में होता दिख रहा है। बी ऑप्शन हिंदी वाला सही गिवन है, इंग्लिश वाले में मिस्टेक हो गई है, तो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे इसका आंसर बी है, लेकिन इसमें आंसर होना चाहिए 1.5 लाख रुपया और 1 लाख रुपये। ठीक है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहेगा, नेक्स्ट टाइम मैं भी ध्यान रखूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशो रिप्रेजेंटिंग दैट पार्ट ऑफ इट्स अर्निंग बाय द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इज। आराम से, द रेशो, इनमें से मतलब ये रेशो है, इनमें से कौन सा रेशो ये रिप्रेजेंट करता है कि कंपनी अपने अर्निंग का डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे हिंदी में कहता है कंपनी द्वारा अपनी आय का वह भाग जो अंशधारियों में लाभांश के रूप में वितरित कर दिया जाता है उसे प्रदर्शित करने वाला अनुपात है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने 1 लाख रुपए अर्न किया, लेकिन उन्होंने उसके में से 60,000 रुपए डिविडेंड दिया। तो हम समझ रहे हैं कि उन्होंने 60% ही डिविडेंड दिया। तो ये 60% कौन से रेशो से पता लगता है, तो ये पता लगता है आपका पे आउट रेशो, या ये 60% क्या कहलाएगा, दिस विल बी नोन एज पे आउट रेशो। बहुत आसान है, सी इसका आंसर होगा। जैसे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, वो 5 रुपये पर शेयर कमाती है, उसका अर्निंग पर शेयर 5 रुपया है, और कंपनी उसमें से 4 रुपया डिविडेंड पर शेयर दे देती है। कमा 5 रही है, उसमें से 4 रुपये दे देती है, तो कंपनी का पे आउट हुआ 80%। और अगर कभी कभी पूछ लेता है कि कंपनी का रिटेंशन रेशो क्या है, तो 80% तो पे आउट कर दिया, तो बाकी 20% कहलाएगा रिटेंशन रेशो, या 60% अगर पे आउट है तो 40% कहलाएगा रिटेंशन रेशो। ठीक है, कंपनी पैसा रिटेन क्यों करती है, कंपनी अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए पैसा रिटेन करती है। तो डिस्ट्रीब्यूट क्यों करती है, शेयर होल्डर को फील हैप्पी, उनको खुश करने के लिए, या ऑब्वियस सी बात है कि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है तो बदले में उनको कुछ तो मिलना चाहिए, तो उन शेयर होल्डर्स को खुश करने के लिए उन्हें डिविडेंड देती है। ठीक है, तो ये बात जरूर आपको समझनी पड़ेगी कि कंपनी जो आय कमाती है, चाहे तो वो 100% डिविडेंड दे सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली वो 100% डिविडेंड नहीं देती है, वो उसमें से कुछ कम देती है। तो वो जो देती है और वो जो कमाती है, उसका जो अनुपात होता है उसको रिफ्लेक्ट कौन करता है, उसको रिफ्लेक्ट करता है डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हाउ मैनी परम्यूटेशंस कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रायंगल। वेल, ये आपका प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आ गया, और प्रोबेबिलिटी से भी पहले एक चैप्टर होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, जो उसी का हिस्सा वैसे होता है। अब आप देखो कि ये जो वर्ड है ट्रायंगल, इसकी में लेटर्स हैं कितने हैं, जैसे गिने, ट्रायंगल में TRIANGLE, गिन लेते हैं पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यस 8 लेटर्स इसके अंदर हैं। अब इसमें यह भी देखना होता है कि कोई कॉमन लेटर तो नहीं है। कर दें, टी पीछे कर दें, जी आगे कर दें, आई पीछे कर दें, कुछ भी आगे पीछे करें तो कितने तरह के डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं। यहाँ याद रखिएगा, इसमें सारे वर्ड्स मीनिंगफुल होंगे, सारे शब्दों का कोई अर्थ निकलेगा ये ज़रूरी नहीं है। हम केवल एक संभावनाएं समझना चाहते हैं कि ट्रायंगल शब्द में जो अक्षर हैं उनकी प्लेसिंग अगर चेंज की जाए तो कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, जैसे इसको यूं भी लिखा जाता है 8 फैक्टोरियल, और इसके इस तरह भी लिखा जाता है 8 फैक्टोरियल। इसका मतलब होता है 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और ये आप इंटू करेंगे, मैंने पहले ही कर रखा है, तो 40,320 वर्ड आएंगे। तो ट्रायंगल शब्द के अक्षरों से आप 40,320 प्रकार के विभिन्न शब्द बना सकते हैं। एक मैं आपको एक बात और बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे आंसर तो आ ही गया, पर मान लो आपको ये देता वर्ड टर्नओवर,
टर्नओवर हमारे अकाउंट्स का वर्ड है, इसका मतलब सेल्स होता है वैसे, ठीक है। और अगर ये पूछता है आपको टर्नओवर वर्ड से कितने बन सकते हैं, तो अब आप गौर कीजिए टर्नओवर में भी 8 लेटर्स हैं, लेकिन आप ये भी गौर कीजिए कि उसके अंदर आर कॉमन है। टर्नओवर में थर्ड नंबर पे भी आर आ रहा है और उसके लास्ट लेटर भी आर है, तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 2 फैक्टोरियल। जैसे इसमें आर कॉमन है और 2 बार है तो मैंने लिखा 2 फैक्टोरियल। अगर आर 3 बार होता है या कोई भी अक्षर 3 बार होता है तो अपन लिखते हैं 3 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, तो 8 फैक्टोरियल का मान तो पता ही है और 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 × 1, तो 40,320 बटा 2। इन दैट केस आंसर वुड बी 20,160। ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया कि अगर ये होता तो 20,160 होता, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मैच ग्रुप 1 विद द ग्रुप 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो इन द लिस्ट। वेल, आपको कुछ यहाँ रेशो दे रखे हैं, सामने भी कुछ बातें लिखी हुई है और आपको मिलान करना है ग्रुप 1 का ग्रुप 2 से मिलान करना है। जैसे अगर अपन इंग्लिश में पढ़ें ओल्ड रेशो न्यू रेशो, ठीक है। एक बार के लिए मैं इंग्लिश में पढ़ रहा हूँ। ओल्ड रेशो में से न्यू रेशो घटाते हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो आता है, तो आपका ए जाके 2 के साथ मिल जाएगा, ठीक है। आपका ए का मिलान 2 के साथ हो जाएगा। और क्रेडिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, सामने लिखी हुई बातों में से कौन सी बात है जो रिवोल्यूशन अकाउंट में CR होती है, तो आपको पता है कि रिवोल्यूशन अकाउंट में जो प्रॉफिट के आइटम्स है वो क्रेडिट होती है, यानी रिवोल्यूशन अकाउंट में या तो असेट बढ़ जाए वो क्रेडिट होता है या लायबिलिटी रिड्यूस हो जाए वो क्रेडिट होता है। तो इसका मिलान चौथे के साथ हो जाएगा जहां पे लिखा है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स को क्रेडिट किया जाता है, यानी सेकंड का मिलान चौथे के साथ हो गया। और मैं हमेशा कहता हूं आपको चारों आने की जरूरत नहीं है। अगर जैसे आपके 2 भी आ गए, जैसे A2 है और B4 है तो मुझे A2 यहाँ दिखाई दे रहा है और B4 यहाँ दिखाई दे रहा है, तो A2 B4 आ गया है। और देख लेते हैं ओल्ड रेशो सामने जो गिवन है तो उसमें रिजर्व फंड और जो जनरल रिजर्व है उसे हम ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो मिलान वाले क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकते हैं, जैसे ये इसका अलग ही हो गया, इसने एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछ लिए। और डेबिटेड टू रिवोल्यूशन अकाउंट, आप रिवोल्यूशन अकाउंट में DR क्या करते हैं, तो अगर आपकी असेट का मूल्य कम हो जाता है या लायबिलिटीज का मूल्य बढ़ जाता है तो आप उसे डेबिट करते हैं। तो बिल्कुल जो D है वो आपका बचे हुए थर्ड के साथ जाके मिलान हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप इस तरह से आंसर पसंद कर लीजिए। मेरे ख्याल से A आंसर बिल्कुल ठीक है जहाँ पे सारे आ गए हैं, ठीक है। A3 ए इसमें 2, ओके। ये हिंदी इंग्लिश की वजह से प्रॉब्लम हुआ है, जो मैंने बताया वही है आंसर, तो ठीक है आप उस अकॉर्डिंग मिला लीजिएगा। चलिए ठीक है। अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड फ्रॉम बिगिनिंग becomes void when it ceases to be enforceable, is void when aggrieved party wants to avoid, when any party treats it void। कहता है व्यर्थ अनुबंध। तो मैं एक बार हिंदी वाले बच्चों को बताना चाहूँगा, देखिए एक शब्द होता है व्यर्थ ठहराव और एक शब्द होता है व्यर्थ अनुबंध। कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं तो इन दोनों वर्ड्स में फ़र्क नहीं करते और हमको लगता है दोनों एक ही हैं। देखिए व्यर्थ ठहराव का मतलब होता है जो शुरू से ही व्यर्थ है, जिसमें शुरू से ही प्रॉब्लम है, जो ठहराव हमें करना ही नहीं चाहिए था, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो इसके लिए इंग्लिश में आता है वर्ड वॉइड अग्रीमेंट, जिसपे हमें अग्री ही नहीं होना चाहिए था, जिसपे अग्री होना ही वेस्ट था, ठीक है। और एक वर्ड होता है व्यर्थ अनुबंध। इसका मतलब होता है ये शुरू में ओके होता है और बाद में जाके वॉइड होता है। इसके लिए इंग्लिश में वर्ड आता है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, दैट वाज ओके इन द बिगिनिंग, दैट वाज वेरी ओके इन द बिगिनिंग, लेकिन आगे जाके ऐसी परिस्थितियां बनती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस बनते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। तो इन्होंने हमसे जो पूछा है इस क्वेश्चन में, वो पूछा है वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये वाला पार्ट पूछा है। तो ये शुरू से ही वॉइड होता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये तब वॉइड हो जाता है जब इसको एनफोर्स करना नहीं पॉसिबल होता। इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। जैसे मान लीजिए कि आपने ए और बी ने अग्रीमेंट किया आपस में मोटरसाइकिल खरीदने बेचने का, ठीक है। अब उसके बाद या ए और बी ने मान लीजिए कि कोई आपस में बुक लिखने का एग्रीमेंट किया कि ए ने कहा मैं आपके लिए बुक लिख के दूंगा, बाद में कुछ दिन के बाद ए की डेथ हो गई। वेल, अगर ए की डेथ हो गई तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल कहीं टैलेंट की ज़रूरत है, पर्सनल स्किल की ज़रूरत है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कोई और यानी ए का बेटा भी पूरा नहीं कर सकता।
तो ये शुरू में ओके था, आगे जाके वॉइड हो गया, तो इस ये कंडीशन कहलाएगी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलिए। तो सर अब 2 मिनट का मार्केटिंग समय है, तो जो पुराने स्टूडेंट हैं वो तो वीडियो को स्किप कर लें 2 मिनट के लिए, और जो नए स्टूडेंट हैं वो पहली बार मुझे सुन रहे हैं वो सुनते रहें प्लीज़। तो देखिए सर, ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको 10 में कराने वाला हूँ, 5-6 हो गए हैं, कुछ और कराऊंगा, वो मैंने इस सैम्पल पेपर से विड्रॉ किए हैं। ठीक है, इस सैम्पल पेपर से एक्सट्रैक्ट किए हैं। इस सैम्पल पेपर में वैसे क्या है, इस सैम्पल पेपर के अंदर 150 MCQ हैं। ऐसे हमने बहुत सारे सैम्पल पेपर बनाए, टोटल के अंदर 150 MCQ हैं। मैं जस्ट आपको इसकी थोड़ी झलक दिखाना चाहता हूँ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये आप नोट करके रखिएगा। कोई भी डाउट, सजेशन, क्वेरी कुछ भी हो, बिल्कुल संपर्क में रहेंगे, आप मुझे भेज दिया करें। तो क्वेश्चन आपके पास इस तरह से लिखे हुए आएंगे। क्वेश्चन आपका हिंदी और इंग्लिश में, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं देखा था, तो हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए आते हैं, ताकि मुझे यही लगा था कि मार्केट में या जो बाकी भी है अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं, वो जो देते हैं कंटेंट, उसमें एक प्रॉब्लम जो मुझे लगता था वो अधिकतर या तो हिंदी में था या इंग्लिश में था, और अगर बायलैंग्वेज भी था तो मुझे लगता है तो भी इंग्लिश वैसी नहीं थी, या मतलब जो उसका ट्रांसलेशन था वो वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। तो उसी सोच के साथ कोशिश की, मेहनत करके वीडियोस, मेहनत करके सैम्पल पेपर बनाए, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हर जगह से कलेक्ट करें और आपके लिए लेके आए। तो ये इस तरह से मैं जस्ट बताना ही चाह रहा था कि इस तरह के आपको अगर आप देखेंगे तो टोटल 120 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे आपके सब्जेक्ट के, और पूरे सिलेबस को कवर करते हुए। और आखिरी के जो 30 क्वेश्चन है वो आपको साइकोलॉजी वाला पार्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, हर 5 क्वेश्चन के बाद मैंने आंसर भी दे रखा है, और कहीं कहीं मैंने उनको डिटेल में एक्सप्लेन भी कर रखा है, और साथ साथ मैं कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस तो बनाता ही बनाता हूँ। ठीक है जी। अब इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें लिख के समझाऊँ तो आपको क्या क्या करना होगा, अगर बाय द वे कोई कहता है कि सर हाँ हमें ठीक लगती है बात, तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक हमारा ऐप है कॉमर्स पॉइंट ऐप, सबसे पहले आपको उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको कॉमर्स पॉइंट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, और इस तरह का आपको मिलेगा सिंबल। तो इस लोगो से आप पहचान जाएंगे कि हमारे एक पर्टिकुलर ऐप है। उसके अंदर बहुत सारा पेड कंटेंट भी है, तो बहुत सारा फ्री कंटेंट भी है। तो आप ऐप तो डाउनलोड कर ही लीजिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है, पहले आप पेड चीज़ खरीदें चाहे ना खरीदें। अब उसके अंदर हमने क्या किए हैं, 50 सैम्पल पेपर्स बनाए हैं। ठीक है, 50 सैम्पल पेपर। तो जैसे मैंने बताया कि आपके एक सैम्पल पेपर में ही 150 MCQ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि टोटल मिला के जब आप देखेंगे तो ये 7500 MCQ हो जाएंगे। इतने सारे MCQs वहाँ पे गिवन हैं, और ये सब मात्र आपको मिल जाएंगे अगर आप 249 रुपीज़, जी हाँ केवल 249 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे। वैल्यू इसकी ज़्यादा हो सकती थी, लेकिन मेरे लिए ये नई चीज़ है और इसकी बहुत डिमांड आ रही थी, उसी लिए हमने बनाया। और मैंने कहा कि स्टार्टिंग है तो बिल्कुल एक आसान सी कीमत पे स्टार्ट किया जाए, ताकि कोई भी बंदा जो थोड़ी भी सिंसियर पढ़ाई करना चाहता है, या पढ़ाई तो उसने कर ली है, अब उस पढ़ाई को चेक करना चाहता है, तो आराम से ले पाए। तो मात्र 249 रुपये में अवेलेबल होगा। चलिए सर, अभी और वीडियोज़ हैं, उनको आप और क्वेश्चंस करने हैं अपने, उन्हें अपन कवर करेंगे। थैंक यू। अगला क्वेश्चन पूछता है द वर्ड कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर। तो देखिए सर, मैनेजमेंट जब आप पढ़ते हैं तो 2 वर्ड आते हैं, एक तो होता है कॉपरेशन जिसको हिंदी में बोलते हैं सहयोग, और एक होता है कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिसका मतलब होता है समन्वय। ठीक है, हमने इसको तो सुना भी है कि ये तो है, वो से हम एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं कि भाई पूरा मैनेजमेंट है तो उसका पर्पज़ ही क्या है कि चीज़ों में कोऑर्डिनेशन करना, रिसोर्सेज में कोऑर्डिनेट करना और अपने गोल्स को अचीव करना। खैर, कॉपरेशन के बिना ये संभव नहीं है। अगर जो कर्मचारी है, जो टीम इन्वॉल्व है, अगर वो एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेगी, एक दूसरे को सहयोग नहीं करेगी, तो आपके लिए कोऑर्डिनेशन स्थापित करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये कहना कि ये दोनों अपोजिट वर्ड है तो गलत है। ठीक है, ये दोनों एक ही वर्ड है ऐसा भी नहीं है। देखिए, कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अलग अलग चीज़ होती है। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन होता है वो फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है, औपचारिक अनौपचारिक किसी भी प्रकार का हो सकता है। कोऑपरेशन जो होता है वो थोड़ा सा अनौपचारिक नेचर का होता है, या विलफुल नेचर का होता है, विलिंगली होता है कि हम किसी को सहयोग करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। कोऑर्डिनेशन के लिए कई बार फॉर्मल टेक्निक्स भी लगाई जाती नहीं है। हाँ, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर है, ये एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, मतलब एक के बिना दूसरी चीज़ हासिल नहीं हो सकती। अगर आपका कॉपरेशन नहीं है, जैसे मैंने अभी भी कहा कि अगर आपकी टीम में कॉपरेशन भाव नहीं है,
तो फिर कोऑर्डिनेशन हासिल नहीं किया जा सकता, और कोऑर्डिनेशन के बिना कोऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं है। अगर हम चीज़ों को प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं करते तो वो शायद एक दूसरे को कोऑपरेट भी नहीं करेंगे। तो ये पूरक शब्द है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान सा लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज, वेल, समांतर माध्य से विभिन्न मूल्यों के विचलनों के वर्गों का जोड़ होता है। अब आप इस बात को समझिएगा, और अधिकतर लोग इसका एकदम से आंसर शून्य लगा देंगे, लेकिन इसका आंसर शून्य नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए कि कुछ संख्याएं हैं 5, 8, 10 और ये मान लीजिए 12 संख्या, ठीक है। अब क्या हुआ कि इनका जोड़ कितना हुआ, 10 और 12 22, 8, 30, 5, 35, ठीक है। इसको चलो अपन को 6 करके 36 कर लेते हैं, ठीक है। अब 36 डिवाइडेड बाय 4 9, तो यहाँ तक तो आपका क्या आया, अर्थमेटिक मीन। सुनना, मुझे दो बातें बतानी है। अर्थमेटिक मीन, अब क्या होगा, अपन x और मीन का अंतर निकालेंगे। तो 6 और 9 का अंतर निकाला, 8 और 9 का अंतर निकाला, 10 और 9 का अंतर निकाला, और 12 और 9 का अंतर निकाला। तो इसका सम कितना आया, 0। इसलिए एक क्वेश्चन का आंसर तो ये होता है कि अर्थमेटिक मीन से जो डिविएशन निकाले जाते हैं उनका सम क्या होता है, 0। तो अधिकतर बच्चा एकदम से, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो एकदम से बच्चा बोल देता है 0। इसमें वो नहीं पूछा था, इसके आगे की बात बताता हूँ। ये जो सम होता है, मतलब ये जो डिविएशन होता है, उस अगर डिविएशन की स्क्वायरिंग की जाए, ठीक है, जैसे आपका -3 है, इसकी स्क्वायरिंग 9 होती है, -1 का 1 होता है, 1 होता है, और 3 का 9 होता है। तो यहाँ पे अभी आपका आंसर आया 20। तो ये क्या आया है, ये 20 क्या है, ये है अर्थमेटिक मीन से जो डिविएशन लिए गए, अर्थमेटिक मीन से जो डिविएशन लिए गए उनकी जो स्क्वायरिंग हुई है उसका योग। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने इसी के बारे में बात की है, सम ऑफ स्क्वायर। तो एज कंपेयर टू मीडियन और एज कंपेयर टू मोड, मिनिमम होता है अगर अर्थमेटिक मीन से, पूरी बात सुनना, अगर अर्थमेटिक मीन से डिविएशन लेके उनकी स्क्वायरिंग की जाए तो उसका जो सम होता है वो बाकी जो सेंट्रल टेंडेंसीज वैल्यूज होते हैं उसके मुकाबले कम होता है, न्यूनतम होता है, ठीक है। इसीलिए फिर इसके ऊपर प्रमाण विचलन कैलकुलेट किया जाता है। तो ये इसका आंसर मिनिमम आएगा। अगर आपको लगे कि सर आप क्या बताना समझाना चाह रहे हो, मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि कई बार बच्चा बस उसके दिमाग में बैठा होता है अर्थमेटिक मीन से जो डिविएशन लिए जाते हैं उसका आंसर 0 होता है, लेकिन यहाँ पे उसकी बात ही नहीं हो रही, बात उसकी स्क्वायरिंग की हो रही है। तो उसकी स्क्वायरिंग से जो सम जनरेट होती है, उसकी स्क्वायरिंग से जो टोटल जनरेट होता है वो मिनिमम होता है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड, ठीक है। होप मैं आपको समझा पाया। तो इसका आंसर सी रहेगा। वेल, अगला क्वेश्चन है, द नेट प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इन द ईयर 21-22 आफ्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ द फॉलोइंग वाज ₹7 लाख। तो इसमें आप बात समझिए, क्वेश्चन की लाइन को समझा करो। नेट प्रॉफिट और आखिर में दे रखा है 7 लाख, यानी एक कंपनी का 2021-22 का प्रॉफिट 7 लाख था इन आइटम्स को इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करने के बाद। क्या क्या आइटम में शामिल है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन्होंने अपना P&L बनाया तो इन आइटम्स को शामिल किया। जैसे इन्होंने प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को शामिल किया, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को भी डेबिट में दिखाया, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर्स को भी इन्होंने डेबिट में दिखाया, पेटेंट को राइट ऑफ किया, ये भी इन्होंने डेबिट में दिखाया, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स ये को भी इन्होंने डेबिट में दिखाया, और ये सब करने के बाद इनका प्रॉफिट 7 लाख हुआ। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हो, इसने कहा आप हमें बताइए द नेट इनफ्लो दो तरह के मेथड होते हैं, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। तो जो इनडायरेक्ट मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, नेट प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। जैसे नेट प्रॉफिट है 7 लाख रुपए। अब पहला पॉइंट क्या है कि हमें इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट हुआ था, बरोबर, यही बात है, इन्वेस्टमेंट को बेचने से प्रॉफिट हुआ था। तो अब आपको इस प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कौन सी आइटमों को एडजस्ट करते हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग नेचर की आइटमें हैं, जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम हैं उनको हम लेस करते हैं, ठीक है। तो 7 लाख में से 1 गया तो 6 लाख आ गया, ठीक है। 15,000 इन्होंने प्रेफरेंस शेयर के रिडम्पशन पे प्रीमियम दिया जिसकी वजह से लॉस हुआ। तो ये जो लॉस है इसने हमारे प्रॉफिट को पहले घटा दिया होगा, तो अपन इसे अब जोड़ेंगे। पहले इस लॉस ने घटा दिया होगा तो अब इसे जोड़ेंगे, इसको अपन बोलते हैं ऐड बैक करना।
इसी तरह डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश आइटम है, तो इस नॉन कैश आइटम ने हमारे प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया होगा, तो उसे भी अपन ऐड बैक करेंगे। ऐड बैक का मतलब होता है, का पर्पस होता है सही कैश तक पहुंचना। ठीक है, अगर आपको मैं समझा सकूं तो 2 लाख रुपए ने, जो 2 लाख का डेप्रीसिएशन है, उसने हमारे प्रॉफिट को प्रभावित किया था, लेकिन उसने हमारे कैश को प्रभावित नहीं किया था। इसीलिए हम इसे ऐड बैक करेंगे तो हम कैश की पोजीशन को समझ पाएंगे। प्रॉफिट पोजीशन हमें पता है, हम कैश पोजीशन को पता कर पाएंगे। इसी तरह पेटेंट को राइट ऑफ करके इन्होंने अपने प्रॉफिट को कम किया था, तो हम उस प्रॉफिट को भी ऐड बैक करेंगे, क्योंकि उससे कैश फ्लो डिस्टर्ब नहीं होता। इसी तरह फिक्स्ड एसेट्स का लॉस को डेबिट करके रिकॉर्ड करके हमने अपने प्रॉफिट को रिड्यूस किया था, तो हम उसे भी ऐड बैक करेंगे। तो ये सब ऐड बैक करते करते 6 और 4 10 3 15 पे हम पहुंच जाएंगे। तो आप सारी आइटमों को सही प्लस माइनस करेंगे। तो रूल क्या है, देखिए आपको क्या करना है, जो आपको प्रॉफिट गिवन है उसमें जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, अगर वो इनकम है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, तो उसे माइनस करनी है, और अगर कोई नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो उसे आपको प्लस करना है। और इसी तरह अगर आपकी कोई नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है, इसके बाद आप देखिए मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 मीन माइनस वॉट। माध्य में से भूयिष्ठक हटाया जाए, भूयिष्ठक या बहुलक हटाया जाए, तो ये किसके बराबर होता है। तो देखिए एक बात आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी कि जो मीन और मोड में जो अंतर होता है वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। आराम से मैं दोहराता हूँ इसे, ये बेसिक है, ये बेसिक इक्वेशन है। जो आप फॉर्मूले देखते हैं वो सही है, लेकिन वो रिजल्ट है। रियल बात ये है कि क्या है रियल बात, कि मीन और मोड में जो अंतर होता है, जनरली मैं सामान्य वितरण की बात नहीं कर रहा, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें तो मीन मीडियन मोड सब बराबर होते हैं। बाकी जो असिमेट्रिक या असममित वितरण होते हैं, वहां पे क्या कंक्लूजन निकल के आता है या क्या पाया गया है कि मीन और मोड का जो अंतर होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड पे वो लिखा है, वो मीन और मीडियन के अंतर का तिगुना होता है। ये आपको लाइन याद रखनी है। अब इसको लाइन को और खोलें, वैसे तो है ना, तो इसका तो ऐसे आंसर जो क्वेश्चन था उसका तो आंसर यहाँ पे आपके फॉर्मूले में यहाँ पे मीडियन आ गया, ठीक है, तो बी इसका आंसर हो गया। पर मैं एक और बात आपको समझाना चाहता हूँ, देखो इसको जरा सॉल्व करो। ये मीन माइनस मोड बराबर 3 मीन माइनस 3 मीडियन, ठीक है, सॉल्व हो गया, ये समझ में आता है। लेफ्ट साइड पे हो गया और ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब आप ये देखो कि ये जो माइनस का जेड है, इस माइनस के जेड को मैं इस तरफ ले जाता हूँ तो ये जेड पॉजिटिव हो गया। ये माइनस के 3 एम को मैं इस तरफ उसकी साइड चेंज करता हूँ तो ये 3 एम पॉजिटिव हो गया। और ये जो 3 मीन है इसको मैं इधर लाता हूँ तो ये माइनस का हो गया। और यहाँ पे एक पॉजिटिव मीन है, यहाँ पे पॉजिटिव मीन है और यहाँ से 3 मीन माइनस के आएंगे, तो अल्टीमेटली ये बनेगा। तो ये आपका कंक्लूजन बनता है। तो जो आप बार बार मोड का फॉर्मूला याद करते हैं, जो मोड का फॉर्मूला याद करते हैं 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है, इसको एम्पेरिकल रिलेशन बोलते हैं, जो हमने बहुत प्रैक्टिस से निकाला होता है, एम्पेरिकल रिलेशन 3 मीडियन माइनस 2 मीन। तो ये फॉर्मूला इस सिद्धांत या इस थ्योरी की वजह से आता है, ठीक है। यही बात मैंने हिंदी में एक बार फिर लिख दी है कि मीन और मोड के बीच का अंतर मीन तथा मीडियन के बीच के अंतर का तिगुना होता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे आज का ये वीडियो पूरा होता है। क्वेश्चन पसंद आए हों, मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियोस मैं बनाता ही रहूँगा। इस साल स्कूल लेक्चरर, अगले साल कॉलेज लेक्चरर। थैंक यू।